हेलो दोस्तों। आज हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन इक्वेशन पर बात करेंगे। एनर्जी ट्रांजिशन इक्वेशन जो है वो बोर्स पोस्टुलेट से डिराइव किया हुआ एक कंटेंट है, जिसके सहारे हम लोग ये डिराइव कर पाएंगे कि जब इलेक्ट्रॉन किसी अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करती है तो वो एनर्जी छोड़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, जैसा बोर्स ने हमें बताया था। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, उसकी वेवलेंथ क्या हो सकती है, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इक्वेशन के आश्रय। कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन इक्वेशन के बारे में। एनर्जी ट्रांजिशन इक्वेशन, ये इक्वेशन दोस्तों बेस्ड है बोर्स के पोस्टुलेट्स के ऊपर। पहले उन्होंने क्या कहा उस पर नजर डालते हैं। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक कंसंट्रिक सर्कुलर पाथ में घूमेगी, लेकिन हर सर्कुलर पाथ में नहीं, जो परमिटेड होंगे उसमें घूमेगी। मान लीजिए ये पाथ, ये n1 ऑर्बिट है, ये n2 ऑर्बिट है। ऑर्बिट्स तो सिर्फ पाथ ही नहीं होते, वो एनर्जी लेवल भी होते हैं। तो n1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लीजिए E1 है, और n2 ऑर्बिट में उसकी एनर्जी जो रहती है वो E2 है। उनके कहने के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन E2 ऑर्बिट से E1 ऑर्बिट में जंप करती है तो वो ऐसे ही जंप नहीं करेगी। जंप करने के लिए उसे एनर्जी छोड़ना होगा, क्योंकि जब वो E2 में है तब उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। जब वो E1 चली आएगी उसकी एनर्जी घट जाएगी, उसे कम एनर्जी चाहिए। तो कम एनर्जी पाने के लिए वो क्या करेगी, अपनी एनर्जी छोड़ देगी, रेडिएट कर देगी। कैसे रेडिएट करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म पे उसको रेडिएट कर देगी। मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी f है। तो उनका कहना था कि ये जो एनर्जी रेडिएट हुआ होगा इस EM वेव की, वो इन दोनों ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है उसके डिफरेंस के मुकाबले, मतलब उसके डिफरेंस का जितना ये EM वेव का एनर्जी होगा। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं उसी को देख लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट, यहाँ हायर ऑर्बिट कौन है, n2, टू लोअर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट कौन है यहाँ पे, n1। इट रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। मान लीजिए E1 है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n1 ऑर्बिट, E2 है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n2 ऑर्बिट, और f है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अगर ऐसा है तो बोर्स के अनुसार क्या होगा, HF इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। HF जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी, ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड हम लोगों ने निकाला कि E इज इक्वल्स टू HF, और E2 जो है अपर ऑर्बिट, E1 जो है लोअर ऑर्बिट, उसकी एनर्जी। ठीक है, E2 जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपर ऑर्बिट, हायर एनर्जी, और E1 जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी। अब बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम से E2 का वैल्यू बताइए। E2 इज इक्वल्स टू, ये हम लोग कहां से देख रहे हैं, ये अपन देख रहे हैं बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम से। फ्रॉम बोर्स थ्योरी ऑफ H एटम हमें क्या पता है, E2 जो है वो बनेगा
माइनस ऑफ एम ई टू द पावर 4 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन 2 का स्क्वायर। और E1 क्या बनेगा, E1 क्या बनेगा, E1 भी वही, बस N2 की जगह M1 डाल देंगे। 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय N1 का स्क्वायर। अब इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 2। अब मैं चाहता हूं इक्वेशन 2 को ले जाकर इक्वेशन 1 में डाल दिया जाए। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा, HF इज इक्वल्स टू बनता है माइनस ऑफ एम ई टू द पावर 4 बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय N1 N2 स्क्वायर। N2 की जगह पे E2 की जगह पे ये डलेगा, ये है ना, माइनस माइनस ऑफ फिर माइनस एम ई टू द पावर 4 बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर। तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, HF इज इक्वल्स टू, मैं कॉमन ले रहा हूं, एम ई टू द पावर 4 बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए यहां माइनस है यहां, और ये माइनस ऑफ माइनस है, तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। तो बाकी जो चीजें कांस्टेंट है उन्हें कांस्टेंट रहने देते हैं, बच गया जेड स्क्वायर, और जो 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 चीजें बच गया तो उसको कॉमन ले लिए। अब क्या है, 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर। हमें पता है, इसको देते हैं इक्वेशन 3। हम जानते हैं कि F जो है वो C बाय लेमड़ा होता है ना। तो मैं चाहता हूं इसको, है ना, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में डाला जाए। पुटिंग इक्वेशन 4 इन 3, क्या मिलना है, हमें मिल जाएगा एच सी बाय लेमड़ा इज इक्वल्स टू एम ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। इसमें लैम्बडा को छोड़ के बाकी सब एक तरफ ले लेते हैं। तो 1 बाय लेमड़ा इज इक्वल्स टू एम ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ये जो इक्वेशन दिख रहा है, इसी इक्वेशन को हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन इक्वेशन कह सकते हैं, है ना। ये जो इक्वेशन आया है अभी, इक्वेशन 5 is known as the energy transition equation। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें z को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट हैं। इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एम ई टू द पावर 4 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, ये सारे कांस्टेंट, फिर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ये जो टोटल कांस्टेंट आया है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं एक टर्म में जिसको मैं कहता हूं R, है ना। ये R को कहा जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट। देखिए ये 5 नंबर इक्वेशन का एक नया एक्सप्रेशन आ गया, है ना, जहां पे वेर R जो है उसकी वैल्यू है एम ई टू द पावर 4 बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी।
इसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, सारे कांस्टेंट हैं। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 तो बहरहाल कांस्टेंट ही है, इप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12, h का वैल्यू प्लांक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, तो ये सारे कांस्टेंट हैं। तो सबको डालेंगे तो ये आएगा 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। इसको कहा जाता है कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन 6 रहा, इसी को हम लोग कहते हैं, एक और फॉर्म है, ये इक्वेशन 5 भी एनर्जी ट्रांजिशन इक्वेशन है, इक्वेशन 6 भी एनर्जी ट्रांजिशन इक्वेशन है। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। दोस्तों इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं क्या, कैसे हम लोग वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटरमाइन कर पाएंगे। एक सवाल है वही एनर्जी ट्रांजिशन इक्वेशन पर बेस्ड, बोल रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव, वो ईएम वेव की वेवलेंथ जानने की कोशिश कर रहा है। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एटम jumps from second orbit to ground state। तो यहां पे देखिए n2 का वैल्यू वो दे दिया है दूसरे ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट का मतलब हो जाता है जी n1 का वैल्यू 1, ग्राउंड स्टेट यानी 1 होता है। और जैसे कि उसने हीलियम के बारे में बताया है, यहाँ पे हीलियम एटम का बोल रहा है, तो Z का वैल्यू हो जाना है 2। अब वो पूछता क्या है, वो हमसे मांग रहा है लैम्बडा कितना है वो बताइए। अपने पास क्या फॉर्मूला है, 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो वैल्यू डालते हैं, 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 2 का स्क्वायर, ये 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 4, ये 4 माइनस 1/4, तो ये हो जाता है 1/λ इज इक्वल्स टू r, 4 कैंसल्ड, ये बच जाता है 3, तो r इंटू 3, ये 1/λ है। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/3r। तो वैल्यू डालते हैं, लैम्बडा का लैम्बडा, 1 का 1, 3 का 3, r की जगह 1.09 इंटू 10⁻7, तो ये बन जाता है 1/3 9 जा 27, 7 2 और ये हो गया 3 इंटू 10⁻7 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7 आएगा, आएगा ना। अब हमें करना है ये लैम्बडा का वैल्यू है, अब हमें करना है ये 100 बाय ये 327 है ना, इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि 3 के बाद डेसिमल थे, तो ये बन जाता है 0.305 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। मैं इसे थोड़ी चालाकी निकाल के 30.5 इंटू 10⁻⁻9 मीटर कर सकता हूँ। जब -9 मीटर आ जाएगा तो 30.5 इंटू और इंटू ये -9 मीटर में है ना, 10⁻⁻9 मीटर, तो इसको अपन नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा 10⁻⁻7 मीटर से उसको 10⁻⁻9 मीटर में लाने से मुझे वो स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो इस तरह के नंबर हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं।